हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी लास्ट लेक्चर हुए हैं, सबसे पहले हम लोगों ने पुर्तगाली के बारे में बात की हुई थी। पुर्तगाली के तुरंत बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था उस पर हम लोगों ने डच के बारे में डिस्कस किया हुआ था। और आज के डच के बाद हम लोगों ने ब्रिटिश का जितना भी पोर्शन था, ब्रिटिश व्यापारिक जितने भी समझौते और संबंध थे उनके बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग लास्ट यूरोपियन जो आगमन हुआ था फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो 1664 में इनका आगमन होता है और जो फ्रांस का जो राजा होता है लुई 14 या लुई 14वां, ठीक, वो क्या होता है, फ्रांस का राजा होता है और उसका एक मंत्री होता है कोलबर्ट। तो कोलबर्ट 1964 में क्या करता है, एक कंपनी का निर्माण करता है, कंपनी का गठन करता है। वो कंपनी जो होती पूरी तरीके से सरकारी होती है, जिसको वेरिंगदे ओरेंटियाल कंपनी के नाम से भी जानते हैं। और उस कंपनी का यहाँ अभी तक जितने भी यूरोपियन आए, व्यापारी आए भारत में, उनमें जैसे कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसमें कुछ कंट्रोलिंग पावर क्या थी, जो वहाँ के महारानी थे, जेम्स प्रथम जो भी राजा थे, वो उस पूरी कंपनी का गठन करते थे। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन उसका जो खर्चा होता था वो पूरा जितने भी ब्रिटिश व्यापारी होते थे, अंग्रेज व्यापारी होते थे, वो सब उसका खर्च उठाते थे। लेकिन ये जो कंपनी थी, फ्रांसीसी जो कंपनी थी, वो क्या थी, पूरी तरीके से राजा के अंडर में होती थी और राजा उसका पूरा खर्च निकालता था। तो 1964 में स्टार्टिंग होती है और 1964 में स्टार्टिंग होती है अलग अलग जैसे मकारा आते हैं और भी बहुत सारे जितने भी फ्रांसीसी व्यापारी होते हैं वो अलग अलग सूरत में कंपनियां गठित करते हैं। मछलीपट्टनम में कंपनियां गठन करते हैं और मालाबार तट में माहे पे कंपनी का गठन करते हैं। और डुप्ले आता है, डुप्ले की सहायक संधि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ डुप्ले 1931 में आता है और 1931 के बाद 1942 में पूरी तरीके से उसका वर्चस्व हो जाता है। और उसी सहायक संधि को बहुत बड़ा हमारा फ्रांसीसी का पोर्शन नहीं है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, इसको हम लोग आज खत्म कर देंगे। जितने भी सेशन थे हमने कोशिश की है इसे लास्ट के लेक्चर में, वो लगभग पूरा ब्रिटिश तो एक लॉन्ग लेक्चर हो गया था। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा छोटा ही होगा, बहुत लेंथी नहीं होगा। और डुप्ले की जो संधि, जो सहायक संधि होती है, उसको पूरी तरीके से अप्लाई किसने किया, लॉर्ड वेलेजरी ने अप्लाई किया। ठीक, जो अंग्रेज गवर्नर था उसने अप्लाई किया हुआ था। और इसके तहत सहायक संधि में करता क्या था, डुप्ले क्या करता था, बेसिकली डुप्ले क्या करता था, जो भी इंडियन थे, भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों के पैसे से ही उसका यूज करके वो क्या करता था, उनको अंग्रेज सेना जो यूरोपियन, अंग्रेज नहीं, यूरोपियन जो सैनिक हैं उनको प्रोवाइड कराता था। फिर कुछ उसके बाद कर्नाटक युद्ध हुए, कर्नाटक को लेकर के। तो कर्नाटक के जो जितने भी युद्ध थे वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में फ्रांसीसियों को लेकर के स्टार्ट हुए थे। कुछ तत्कालिक कारण भी थे और कुछ क्षणिक कारण भी थे। तत्कालिक मतलब कुछ तत्कालिक मतलब जो प्रेजेंट की केस कंडीशन बन रही थी, और उससे पहले जो स्थायी कंडीशन थे, जो उनका पहले का हिसाब किताब रहा होगा, वो 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। लास्ट में वांडीवास के युद्ध में वांडीवास के युद्ध में एक लाली कैप्टन होता है, सेनापति होता है, वो क्या करता है, फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से क्या करता है, हरा देता है। और बाद में पूरी तरीके से उनका अंग्रेजों का वर्चस्व हो जाता है। इस तरीके से पूरा फ्रांसीसियों का व्यापारिक जो सेशन होता है वो खत्म हो जाता है। इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्ट टू फैक्ट देख करके, ये मैंने पूरी स्टोरी को आप लोग समराइज करके बता दिया है। 1964 से स्टार्टिंग होती है और लास्ट में क्या होता है, धीरे धीरे फ्रांसीसियों का जो है सेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इनका वर्चस्व पावरफुल अंग्रेज होते जाते हैं। क्योंकि अंग्रेजों की बहुत सारी फैक्ट्रियां हमने देखी, ऑल ओवर इंडिया में लगभग हर स्टेट में इनकी फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो फ्रांसीसियों का बहुत बड़ा सेशन नहीं रहा। और कहने मतलब ये है कि एक समय ऐसा आया जहाँ पे अंग्रेज पूरी तरीके से राज करने लगे थे इंडिया में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले 1964 में 1964 में होता क्या है, लुई
14, लुई 14। ठीक, ये क्या है, फ्रांसीसी राजा होता है, इसका एक मंत्री होता है, उस मंत्री का नाम रहता है कोलबर्ट। कोलबर्ट, ठीक, मंत्री का नाम रहता है कोलबर्ट। इतना याद कर लीजिएगा। लुई 14वां, लुई 14 एक राजा, फ्रांसीसी राजा होता है। 1964 की कहानी है। लुई 14वां क्या होता है, वहां का राजा होता है, उसका एक मंत्री होता है कोलबर्ट। अब कोलबर्ट क्या करता है, एक सरकारी कंपनी, ठीक, सरकारी गवर्नमेंट कंपनी की स्थापना करता है और उसका नाम रखता है कंपनी इंडेसे। कंपनी का नाम क्या रहता है, कंपनी इंडेसे ओरेंटियाल। ठीक, ये कंपनी का नाम रहता है। और ये जो कंपनी होती है, इसका पूरा खर्च जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट होती है, इसका खर्च जो है, खर्च कौन उठाता है, फ्रांसीसी गवर्नमेंट उठाती है, फ्रांसीसी सरकार, ठीक, उठाती है। जितना भी खर्च होता है कौन उठाता है, फ्रांसीसी। अब इसका खर्च भी उठाएगी तो उसको रन भी कौन करेगी, फ्रांसीसी गवर्नमेंट ही रन करेगी। कुछ पॉइंट्स इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1968 में फ्रैंक कैरो, इसको मैं रफ कर देता हूं, एक एक पॉइंट देख लेते हैं। 64 के बाद 4 साल बाद 1968 में फ्रैंक कैरो, ठीक, फ्रैंक कैरो, जो फ्रैंक कैरो होता है वो क्या करता है, एक सूरत में एक फ्रांसीसी फैक्ट्री खोलता है। क्या करता है, सूरत में एक फ्रांसीसी फैक्ट्री को ओपन करता है। ठीक, फैक्ट्री को क्या करता है, ओपन करता है। इसके बाद 1968 हो गया। इसके बाद 1969 में क्या होता है, मूसलीपट्टनम में मूसलीपट्टनम में एक फैक्ट्री फिर से ओपन होती। इस फैक्ट्री को ओपन कौन करता है, मरकारा करता है। नाम फेमस है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, मरकारा। ठीक, मरकारा क्या करता है, इसकी फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री की स्थापना करता है, फैक्ट्री की ओपनिंग करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे 1969 के बाद, सॉरी 1900 नहीं होगा, 1600 का। ठीक, ये बड़ी मिस्टेक है, 1900 नहीं होगा, क्या होगा, 1600 होगा, 1600। ठीक है, अब 1600 के बाद क्या होता है, 1600 के बाद हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं 1673 में। ठीक, 1673 में, इसको मैं रफ कर देता हूं। 1673 में, इसको देख लीजिएगा, 1673 में फ्रांसिस मार्टिन, ठीक, 1673 में फ्रांसिस मार्टिन। और यही फ्रांसिस मार्टिन क्या था, पौंडीचेरी का संस्थापक था। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से, पौंडीचेरी का क्या था, ये संस्थापक था। ठीक, फ्रांसिस क्या था, पौंडीचेरी का संस्थापक था। अब ये क्या हुआ, फ्रांस इतना था, ही पौंडीचेरी का संस्थापक था। अब क्या है कि इसको 1673 की बात होती है,
इसको पुडुचेरी, ठीक। तो उस समय इस पौंडीचेरी का नाम क्या था? पौंडीचेरी का नाम क्या था? पुडुचेरी, ठीक। पुडुचेरी। फ्रांसिस मार्टिन को पुडुचेरी का क्षेत्र मिलता है। क्या है भैया? इसको वहां का एक अधिकारी बना करके भेजा जाता है और पुडुचेरी का क्षेत्र इसको जो है अलॉट होता है कि आपको अब पुडुचेरी का क्षेत्र जो है वहां का जितना भी एरिया है आपके कंट्रोल में रहेगा। वहां की जितनी भी बिजनेस डीलिंग होगी वो सब आपके हाथों में ही होगी। वहां का जो भी है व्यापार का प्रचार प्रसार सब कुछ आपको ही देखना है। 1673 की बात होती है। फ्रांसिस मार्टिन, ठीक। अब जब इसके अधिकार में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो क्या करता है? इसका नामकरण कर देता है, नाम चेंज कर देता है और पुडुचेरी से इसका नाम क्या कर देता है? पौंडीचेरी कर देता है, ठीक। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पौंडीचेरी का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक। अब इसके आगे बात आती है अब यहीं पे क्या करता है? पौंडीचेरी में करता क्या है? पौंडीचेरी में फोर्ट लुई ये एक फैक्ट्री होती है। फोर्ट लुई नामक फैक्ट्री का यहाँ पे क्या करता है? गठन करता है, इस फैक्ट्री की स्थापना करता है, ठीक। इसको देख लीजिएगा। अब बात आती है 1692 में। 1673 के बाद 1692 में चंद्रनगर जो बंगाल में है, एक चंद्रगिरी भी था। वो चंद्रगिरी के यहाँ मद्रास का एरिया पड़ता था। ये चंद्रनगर है, ये बंगाल में पड़ता है। 1992 में चंद्रनगर में एक फैक्ट्री खुलती है। चंद्रनगर कहाँ पे पड़ता है? बंगाल में, ठीक। चंद्रनगर कहाँ पड़ता है? बंगाल में। यहाँ पर भी एक फैक्ट्रियां खुली। थोड़ा सा एक वो लगता होगा सब जगह फैक्ट्रियां, क्योंकि फैक्ट्रियां क्यों खुल रही हैं? क्योंकि फैक्ट्रियां जितने भी थे यूरोपीय व्यापारी थे, उनकी फैक्ट्रियां खुल रही हैं। तो फैक्ट्रियां वो वहां से क्या करते हैं? वहां पे हेडक्वार्टर बनाते। फैक्ट्री का मतलब है कि जो आसपास के क्षेत्र हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का क्या था? हेडक्वार्टर था। व्यापार करने का एक माध्यम था, व्यापार करने का एक मुख्यालय था, ठीक। तो ये है। तो 1692 में क्या होता है? चंद्रनगर में जो बंगाल में है वहां पर फैक्ट्री ओपन होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं 1721 में। 1721 में क्या होता है? मालाबार, जो वहां पे मालाबार का मतलब जो केरला वगैरह का जो क्षेत्र है, कालीकट का वो क्षेत्र है, वहां पे क्या करता है? 1721 में वहां पे एक फैक्ट्री ओपन होती है मालाबार में, ठीक। मालाबार में क्या होती है? फैक्ट्री की ओपनिंग होती है, यहाँ फैक्ट्री। अब 1721 के बाद जस्ट 1731 में, ठीक। 1731 में क्या होता है? मालाबार कट के 1731 में डुप्ले आता है। तो जिसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी, डुप्ले को चंद्रनगर, जो भी चंद्रनगर की फैक्ट्री थी बंगाल में, डुप्ले को चंद्रनगर में जो फैक्ट्री थी चंद्रनगर का क्या बना दिया था? प्रमुख बना दिया जाता है, ठीक। जस्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1742 की। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1742 में अब ये क्या था? पौंडीचेरी में क्या था? फ्रांसिस मार्टिन वहां का संस्थापक था। जब फ्रांसिस मार्टिन का सेशन पूरा हो गया, कार्यकाल कंप्लीट हो गया, तो इसको क्या किया गया? 1742 में डुप्ले को क्या किया गया? गवर्नर बना दिया गया। डुप्ले को पौंडीचेरी का गवर्नर बना दिया गया। डुप्ले को पौंडीचेरी का क्या बनाया गया? गवर्नर, ठीक। पौंडीचेरी का गवर्नर बना दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इस चीज को यहां से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। डुप्ले को क्या किया गया? 1731 तो ये हो गया मालाबार में फैक्ट्री ओपन हो गई। 1731 में डुप्ले को चंद्रनगर का क्या बनाया गया? प्रमुख बनाया गया। फिर डुप्ले को 1742 में
पौंडीचेरी का जितना भी अधिकार था वहां का गवर्नर बना दिया गया। प्रमुख एक लोकल एरिया का होता है और गवर्नर एक एब्रॉड एरिया का होता है, ये बना दिया गया। धीरे धीरे कालांतर में जो भी था पूरे भारत में जहां जहां पे फ्रांसीसी कंपनियां थी, पूरे भारत की फ्रांसीसी कंपनियों का, पूरे भारत का इसको क्या कर दिया गया, गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। ठीक, बात समझ में, गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और जैसे कि मैंने बात की है कि जो डुप्ले था, डुप्ले की एक क्या थी, एक सहायक नीति जो थी, सहायक संधि भी बोल सकते हैं, सहायक नीति भी बोल सकते हैं, सहायक नीति भी या सहायक संधि भी इसको बोल सकते हैं। ये इसके लिए क्या था, सहायक। और एक चीज क्या था, डुप्ले की एक आदत थी, डुप्ले खुद को नवाब समझने के साथ साथ नवाब घोषित कर दिया कि मैं क्या हूं, नवाब हूं। नवाब का मतलब होता है सब कुछ, ऑल इन वन। ठीक, मैं ही सब कुछ हूं। और नवाब क्या किया, एक चीज यहां पर भी है, डुप्ले ने क्या किया, खुद को नवाब घोषित कर दिया, नवाब घोषित कर दिया गया, नहीं, खुद उसने किया, नवाब घोषित कर दिया। किसने, डुप्ले ने खुद को नवाब घोषित कर दिया। उसकी सहायक नीति फेमस थी, या वह खुद की सहायक संधि या सहायक नीति के लिए प्रसिद्ध था। और उसकी सहायक संधि को, सहायक नीति को डुप्ले की सहायक संधि को, जो सहायक नीति थी, जो यह सहायक संधि थी, संधि को व्यापक रूप से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने प्रयोग में लाया, इन्होंने प्रयोग किया। और मैंने जैसे कि बताया हुआ था, डुप्ले करता क्या था, डुप्ले क्या करता था, भारतीय जितने भी भारतीय थे उन्हीं के पैसे से उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूरोपियन सैनिक प्रोवाइड कराता था, उनको क्या है, उपलब्ध कराता था। अब इसके बाद हम लोग कर्नाटक के कुछ युद्ध देख लेते हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में कर्नाटक युद्ध हुए। जो कर्नाटक युद्ध थे, ठीक, जो कर्नाटक युद्ध थे कितने हुए, 3 कर्नाटक युद्ध थे। ओके, पहला जो कर्नाटक का युद्ध था वह 1746 से, इस तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, 1746 से लेकर के 1748 तक था। और जो दूसरा था वो 1749 से 1754 तक था। और जो लास्ट था वो क्या था, 1758 से 1763 तक था। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, एक युद्ध होता है 1763 से पहले एक युद्ध होता है 1760 में। ठीक, 1760 में होता है। और एक युद्ध होते इसी जैसे लास्ट में होता है, यहाँ इस सेशन में एक संधि होती है, जिसको बोलते हैं पेरिस की संधि। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ये सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, 1746 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, जिसमें से जो यहाँ के जो फ्रांसीसी जितने भी सैनिक थे या फ्रांसीसी जितने भी व्यापारिक थे, वो जैसे ही जलपोत पे जाते थे वो क्या करते थे, अंग्रेज उन पर आक्रमण कर देते थे। 1746 से 1748 में जितने भी अंग्रेज थे, जलपोतों का नियंत्रण अंग्रेज व्यापारी करते थे। और जैसे ही फ्रांसीसी उस पे अपने व्यापार को करने के लिए जलपोतों का प्रयोग करते थे, उन पे क्या करते थे, उनका विरोध करते थे अंग्रेज, और उनका क्या करते थे, उन पे आक्रमण कर देते थे। एक तो ये हो गया। और एक क्या था, ऑस्ट्रेलिया, जो वहां का जो स्थायी कारण था युद्ध होने का, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए
फ्रांसीसी कहते थे कि ऑस्ट्रिया पे हमारा कब्जा है, अंग्रेज कहते थे ऑस्ट्रिया पर हमारा कब्जा है। उसी को लेकर के क्या होता था, ये युद्ध हुआ। फिर उसके बाद 1749 से लेकर के 1754 में 1700 दूसरा जो है 1749 में यहाँ पे क्या था, हैदराबाद, जो 1749 से 1754 के बीच में यहाँ पे क्या था, हैदराबाद, हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए, हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए क्या हुआ, 1749 से 1754 में युद्ध हुआ। ठीक, फिर इसके बाद अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ, जो एक वाटसन था, वाटसन क्या था, फ्रांसीसी सेनापति था। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वाले सेशन में लास्ट में क्या है, लास्ट में वाटसन ये क्या था, फ्रांसीसी था। ठीक, फ्रांसीसी था। एंड एक क्लाइव था, क्लाइव ये क्या था, अंग्रेज था। ठीक, इनके बीच में जो युद्ध होता है उसी का एक कारण होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, विरोधी। ठीक, वाटसन फ्रांसीसी था, क्लाइव अंग्रेज था। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होने के कारण ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। अब लास्ट में बात करते हैं 1760 में। 1760 में क्या होता है, वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज सेनापति लाली, ठीक, ये क्या है, लाली कौन होता है, अंग्रेज सेनापति होता है, जो फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से हरा देता है, जिससे उनके व्यापारिक जो क्रियाएं थी, एक्टिविटीज थी, वो फ्रांसीसियों की बिजनेस एक्टिविटी स्टॉप हो जाती हैं या धीरे धीरे कम हो जाती हैं। फिर और भी जो है युद्ध होते, और भी लड़ाई दंगे होते, लेकिन 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिससे पेरिस की संधि से यह समझौता हो जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है, और फ्रांसीसी धीरे धीरे अपने फ्रांस की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो कहने मतलब ये है, फाइनली वांडीवास का युद्ध होता है, और लास्ट में 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। उसमें फ्रांसीसी जितने भी हैं वो हार जाते हैं, और अंग्रेजों का वर्चस्व पुनः एक बार फिर से बिना किसी रोक टोक के स्थापित हो जाता है। तो ये था, हम लोगों ने फ्रांसीसियों के बारे में देखा, उनका बिजनेस जो रूटीन है, बिजनेस सेशन कब तक चलता है। नेक्स्ट ये आज लास्ट यूरोपियों का आगमन, जो भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था, उसका ये लास्ट लेक्चर था, और इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हम लोग कोशिश करेंगे कल, दैट मीन्स सैटरडे को, हम लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने जितने भी सेशन पढ़े हैं, फिर चाहे पुर्तगालियों का पढ़ रहा हो, फिर चाहे डच का रहा हो, फिर चाहे ब्रिटिश का रहा हो, और आज की चाहे फ्रांसीसी का रहा हो, इसका ओवरऑल इसके कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तरह तरह क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस सेशन को, जो यूरोपियों का आगमन है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग उत्तर मुगल शासक के बारे में स्टडी करेंगे, जीएस के क्वेश्चन। ओके, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को डाउट क्रिएट होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।